आप सभी को मेरा नमस्कार। इस भाग में आप लोगों को कोशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। वैसे तो कोशिका जो होता है बहुत ही छोटा सा शब्द है और दिखने में बहुत ही छोटा होता है, जिसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, लेकिन इसका अध्ययन बहुत विशाल है और इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जिसको हम लोग एक एक करके अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन अभी इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है उसको मैं सम्मिलित किया हूँ और हल करने का कोशिश करूँगा। यदि कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए थोड़ा क्षमा चाहता हूँ। चलिए फिर चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पॉलीराइबोसोम्स समूहन होते हैं, तो ये जो पॉलीराइबोसोम्स का समूहन को क्या कहते हैं पूछ रहा है। ऑप्शन में आपको दिख रहा है राइबोसोम्स तो आरएनए का समूहन होता है, केवल आरएनए का समूहन होता है। पेरोक्सीसोम्स का होता है, मैसेंजर आरएनए द्वारा बंधे अनेक राइबोसोम्स का समूहन होता है। समझते हैं कि ये पॉलीराइबोसोम होता क्या चीज़ है ना। और समूहन, समूहन मतलब उसका समूह जुड़ने से बनता है। तो पॉली मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है। बहुत सारे राइबोसोम जब मिल जाते हैं तो उसको पॉलीराइबोसोम्स कहेंगे। जैसे कि 4-8 राइबोसोम मिलकर बनते हैं और एक आपस में बन जाएंगे, ठीक है, तब वो क्या कहलाएगा, समूह कहलाएगा। तो इसमें ये पूछ रहा है कि पॉलीराइबोसोम्स आपस में बंध के जो समूह निर्माण करेंगे उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो इसका जो ऑप्शन है वो होगा उत्तर इसका मैसेंजर आरएनए द्वारा बंधे अनेक राइबोसोम्स, ठीक है। ये जो मैसेंजर आरएनए द्वारा बंधे जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन के प्रतिलिपिकरण में सहायता करते हैं, याद रखिएगा, है ना। पॉलीराइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन प्रतिलिपिकरण में सहायता करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियोप्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है। तो ये जो न्यूक्लियोप्रोटीन है, आप समझिए न्यूक्लियोप्रोटीन होता क्या चीज़ है। तो न्यूक्लियोप्रोटीन में अब मुख्यतः आता है डीएनए और आरएनए। तो डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए जो होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब इसका जो संश्लेषण, संश्लेषण मतलब निर्माण होना, ठीक है। संश्लेषण मतलब क्या होता है, निर्माण होना। ऑप्शन में देखिए न्यूक्लियोप्लाज्मा दिख रहा है, नाभिकीय आवरण दिख रहा है, केंद्रिका दिख रहा है, कोशिका द्रव्य दिख रहा है। तो इसका न्यूक्लियर प्रोटीन का सबसे पहले जो संश्लेषण होता है उसका सही उत्तर हो जाएगा कोशिका द्रव्य, ठीक है। कोशिका द्रव्य में उसका समूहन संश्लेषण होता है, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली का नवीनतम प्रारूप क्या है। मतलब जो प्लाज्मा झिल्ली का जो मॉडल दिए गए थे उस मॉडल में ऑप्शन में कौन सा लेटेस्ट मॉडल है पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा दिख रहा है, लेमिलर मॉडल, फ्लूइड मोजेक मॉडल, इकाई झिल्ली प्रारूप, आणविक लिपिड प्रारूप, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में जो सबसे लेटेस्ट मॉडल है वो है फ्लूइड मोजेक मॉडल, ठीक है। इसको इन चारों ऑप्शन में लेटेस्ट मॉडल माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कोशिका झिल्ली का फ्लूइड मोजेक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो कोशिका झिल्ली का फ्लूइड मोजेक मॉडल देखते हैं, ऑप्शन क्या दिख रहा है, डेनियल डिवेसन दिख रहा है, सिंगर निकोलसन दिख रहा है, गार्नर एलार्ड दिख रहा है, वाटसन और क्रिक दिख रहा है। तो इसमें देखते हैं कि वाटसन और क्रिक जो है ना, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इन्होंने डीएनए का हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था। इस प्रकार से जो डीएनए का जो हेलिक्स मॉडल होता है उसको प्रस्तुत किया था, तो ये नहीं हो सकता। अब देखते हैं इसमें डेनी एली और डेविल्सन, है ना, और क्या हो गया, सिंगर और निकोलसन, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है सोचिए कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर जो है फ्लूइड मोजेक मॉडल जो है सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राइबोसोम की खोज किसने किया था, ठीक है। राइबोसोम का खोज किसने किया। ऑप्शन में देखिए आपको दिख रहा है गॉल्जी, पोर्टर, डी रॉबर्टस, पेलाडे। तो ऑप्शन पहला देखिए गॉल्जी दिख रहा है यहाँ पे, गॉल्जी जो है नहीं है, क्योंकि गॉल्जी जो है गॉल्जी एपरेटस या गॉल्गी बॉडी का खोज किया था, इसलिए उसको उसके नाम के आधार पर उसको गॉल्जी बॉडी कहा जाता है। पॉटर भी ऑप्शन गलत है और रॉबिटस ऑप्शन भी गलत है। बचा कौन, पेलाडे। तो पेलाडे जो है ना जंतुओं में राइबोसोम का खोज किया था। किसमें खोज किया था, जंतुओं में, अर्थात एनिमल्स में राइबोसोम का खोज पेलाडे द्वारा किया गया था। इसलिए राइबोसोम्स को पेलाडे पार्टिकल भी बोला जाता है या नेकेड पार्टिकल भी बोला जाता है, क्योंकि राइबोसोम के ऊपर किसी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता, झिल्ली नहीं पाई जाती, इसलिए उसको नेकेड पार्टिकल भी कहा जाता है। अब चूंकि एनिमल्स में राइबोसोम का खोज पेलाडे ने किया, तो पादप में किसने किया होगा। पादप में रॉबिन्सन और ब्राउन के द्वारा
राइबोसोम का खोज किया गया था। याद रखिएगा, पादप में राइबोसोम का खोज रॉबिन्सन और ब्राउन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका भित्ति प्रदर्शित करती है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, पूर्ण पारगम्यता, अर्ध पारगम्यता, विभिन्नात्मक पारगम्यता, अपारगम्यता। ऑप्शन को समझिए। अपारगम्य मतलब होता है कि बिल्कुल अवरोध कर देना, किसी को भी इस पार से उस पार ना जाने देना, ठीक है। और विभिन्नतात्मक पारगम्यता का मतलब होता है कि किसी विशेष पदार्थ को जाने देना और बाकी को रोक देना, जिसको हम लोग चयनात्मक भी बोलते हैं। अर्ध पारगम्य कुछ पदार्थों को जाने देना और कुछ पदार्थों को रोक देना, ठीक है। और पूर्ण पारगम्य मतलब पूरा पदार्थों को आने जाने में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न ना करना। तो इसमें जो कोशिका भित्ति प्रदर्शित करती है वो उसका उत्तर हो जाएगा पूर्ण पारगम्य होता है। कोशिका भित्ति जो होती है पूर्ण पारगम्य में आता है, ठीक है। अगला देखते हैं, राइबोसोम्स केंद्र होते हैं। मतलब राइबोसोम का मुख्यतः काम क्या होता है। ऑप्शन देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है। श्वसन, श्वसन में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। श्वसन के लिए क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रकाश संश्लेषण क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। वसा संश्लेषण होता है SER। एस का मतलब होता है स्मूथ, ई इंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम, स्मूथ रेटिकुलम। जो वसा का जो संश्लेषण होता है वो स्मूथ रेटिकुलम में किया जाता है। तो बच्चा कौन हमारे पास, प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, राइबोसोम का केंद्र होता है प्रोटीन संश्लेषण का, और प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम के द्वारा किया जाता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है कि प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है ना। तो प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। अगला देखते हैं, F0F1 कण। F0 या F1 कण ये ऑक्सीसोम कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन में दिख रहा है आपको थाइलेकोइड्स। थाइलेकोइड्स जो संबंधित होता है वो क्लोरोप्लास्ट से संबंधित होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। माइटोकॉन्ड्रियल सतह मतलब माइटोकॉन्ड्रियल की सतह पर होता है, ये भी गलत हो गया। हरित लवक, ये भी गलत हो गया। अब बचा कौन, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कुछ इस प्रकार से होता है, राउंड होता है, ठीक है। और राउंड के अंदर में आंतरिक झिल्ली में इस प्रकार की आंतरिक झिल्ली होती है। फिर आंतरिक झिल्ली के देखिए, आंतरिक झिल्ली की जो अंदर इस प्रकार के जो वलन जो होते हैं उसमें टेनिस के आकार के, इस प्रकार से टेनिस के आकार की आकृति बनी होती है, और इसी टेनिस के आकार की आकृति को F0F1 पार्टिकल बोला जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में F0 या F1 ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बाहरी आवरणकारी झिल्ली अनुपस्थित होती है, मतलब जिसमें बाहरी आवरणकारी झिल्ली नहीं पाया जाता। ऑप्शन में देखिए, केंद्रिका में, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में और लवक में। माइटोकॉन्ड्रिया में तो डबल लेयर आवरण पाया जाता है, ठीक है, डबल लेयर आवरण पाया जाता है। लवक में भी डबल लेयर आवरण पाया जाता है। लाइसोसोम में सिंगल लेयर आवरण पाया जाता है। और लाइसोसोम को फेगोसाइटोसिस के लिए फेमस है, उसको कोशिका की आत्महत्या की थैला कहा जाता है। अब बचा कौन, केंद्रिका, मतलब केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका पाया जाता है, ठीक है। केंद्रक के अंदर, केंद्रक इस प्रकार से होता है, केंद्रक का डबल मेम्ब्रेन होता है, और डबल मेम्ब्रेन के अंदर में एक केंद्रिका गोल पाया जाता है, ठीक है, गोलाकार होता है, जिसमें DNA और RNA पाया जाता है। तो इस केंद्रिका में किसी प्रकार की झिल्ली या आवरण अनुपस्थित होता है, मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, केंद्रिका, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में न्यूक्लियोलस बोला जाता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है। कोशिका झिल्ली में वे जीव रसायन जो कोशिका की पहचान व जुड़ाव का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं वो। तो कोशिका झिल्ली में जो कोशिका के पहचान और जुड़ाव कार्य करते हैं, तो ऑप्शन देखिए क्या क्या दिख रहा है आपको। प्रोटीन्स नहीं होगा, लिपिड्स ये भी नहीं होगा, प्रोटीन लिपिड्स भी नहीं होगा। बचा कौन, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स, ये इसका उत्तर हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, गाल्गी का अनुपस्थित होता है, यानी गाल्जी बॉडी जो होती है वो मुख्यतः यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। तो इसमें देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सा है। उच्च पादप तो यूकेरियोटिक कोशिका हो गया, तो इसमें नहीं होगा। ईस्ट भी यूकेरियोटिक कोशिका हो जाएगा। बचा कौन, जीवाणु या बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आता है और इसमें अनुपस्थित होगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, जीवाणु, बैक्टीरिया या बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। पादप कोशिका में पैराक्सीसोम जुड़े होते हैं,
तो ये जो पराक्सीसोम का मुख्य काम होता है, फोटो प्रकाशी श्वसन के काम आता है ये प्रॉक्सीसोम। तो ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए प्रकाशी श्वसन, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रकाशीय श्वसन के समय काम आता है, ये पादप में पाया जाता है। बल्बियानी बल्ब या पप्स स्थल होते हैं, मतलब कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर देखिए, डीएनए प्रतिलिपिकरण के समय, आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के समय, पॉलीसेकेराइड के संश्लेषण के समय और वसाओं के संश्लेषण के समय। तो ये जो बल्बियानी रिंग या पप्स जो होते हैं, प्रोटीन और आरएनए व प्रोटीन संश्लेषण के समय दिखते हैं वो, ठीक है, याद रखिएगा, आरएनए व प्रोटीन संश्लेषण के समय दिखते हैं। अगला देखते हैं, चपटी कला से जुड़ी सिस्टर्नी युक्त व केंद्रक के निकट पाया जाने वाला अंग कौन सा है। केंद्रक होता है इस प्रकार से, ये मान लीजिए इस प्रकार एक केंद्रक है, ठीक है। केंद्रक के जस्ट बाद में कुछ इस प्रकार की आकृति पाई जाती है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ राउंड राउंड पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की जो आकृति होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉल्जी बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, गॉल्जी बॉडी। और जिसका खोज किया किसने किया था, गॉल्गी नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए उसके नाम के आधार पर उसको गॉल्गी बॉडी बोलते हैं। और एक डिक्टियोसोम भी बोला जाता है उसको, क्या बोला जाता है, डिक्टियोसोम। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, गॉल्गी काय। चपटी कला से जुड़ी सिस्टर्नी युक्त केंद्रक के निकट पाया जाने वाला अंग गॉल्गी बॉडी है। वह बिंदु जिस पर पॉलीटिन गुणसूत्र जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं क्या कहलाते हैं। तो जो पॉलीटिन गुणसूत्र जो आपस में जुड़े हुए दिखाई देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसेंटर। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं उसको, क्रोमोसेंटर। डेस्मोसोम संबंधित होते हैं। तो ये जो डेस्मोसोम जो होते हैं मुख्यतः जोड़ने का काम करता है, एक प्रकार का एडेसिव मतलब जोड़ने वाला, ठीक है। क्या करने का काम करता है, जोड़ने का काम। दृढ़ता कारक पदार्थ होता है जो एक दूसरे से जुड़कर मजबूती प्रदान करता है। तो एडेसिव क्या होते हैं, क्या होते हैं, एडेसिव। तो इसमें ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, एडहेरेंस। क्या दिख रहा है आपको, एडहेरेंस, ठीक है। तो डेस्मोसोम जो होते हैं कोशिका के एडहेरेंस होते हैं। अगला देखते हैं, लाइसोसोम में किसकी अधिक मात्रा पाई जाती है। लाइसोसोम हमने बताया था कि कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक थैला होता है जो कि हाइड्रोलेज एंजाइम से भरा होता है। और ये हाइड्रोलेज एंजाइम क्या करता है, अपघटन का काम करता है। तो मुख्यतः इसमें क्या पाया जाएगा, जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं, अपघटन करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं ना। तो इसमें जल अपघटक एंजाइम, ठीक है। लाइसोसोम में किसकी अधिक मात्रा पाई जाती है, जल अपघटक एंजाइम्स। और कौन सा एंजाइम होते हैं, अम्ल हाइड्रोलेज एंजाइम पाए जाते हैं जो कि फेगोसाइटोसिस में भाग लेता है। कौन सी क्रिया में, फेगोसाइटोसिस। याद रखना है इसको, फेगोसाइटोसिस पूछा जाता है, कौन से क्रिया में भाग लेता है करके, तो फेगोसाइटोसिस। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यदि वो कोशिका के अंदर फट जाए तो कोशिका की मृत्यु हो जाती है। किस अंग में एकल कला होती है, एकल कला मतलब सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो देखते हैं, केंद्रक तो डबल यूनिट मेम्ब्रेन होता है, मतलब दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। कोशिका भित्ति में एक स्तर, दो स्तर और तीन स्तर पाया जाता है। तो ये तो तीन हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया भी दो झिल्ली से घिरा होता है, तो ये भी और ये भी, ठीक है। हमारा उत्तर कौन सा हो गया, स्फेरोसोम्स। स्फेरोसोम जो होता है वो एकल झिल्ली से घिरा हुआ होता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, राइबोसोम किससे उत्पन्न होता है। तो ये जो राइबोसोम जो होते हैं किससे उत्पन्न होता है, केंद्रिका में, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में और गॉल्जिकाय में। तो इसका जो सही उत्तर है वो केंद्रिका में, ठीक है। राइबोसोम जो होते हैं केंद्रिका से उत्पन्न होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, केंद्रिका से। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण देखिए, ऑप्शन में क्या क्या दिख रहा है आपको, राइबोसोम दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, सेंट्रोसोम दिख रहा है और गॉल्गिकाय दिख रहा है। तो पहले देख लेते हैं इसका और कार्य बताया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या करता है, वो तो एटीपी निर्माण करता है, ठीक है, ऑक्सीकरण से संबंधित है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको बोलते हैं। जो सेंट्रोसोम होता है वो कोशिका विभाजन में मदद करता है, डिवीजन के समय काम करता है। और जो गॉल्गिकाय होता है वो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। गॉल्गिकाय किसका निर्माण करता है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करता है। तो बचा कौन हमारा, राइबोसोम्स। तो ये जो राइबोसोम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। और उसका मुख्य काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना, खास तौर पे
जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपक जाते हैं, और वो जो चिपके हुए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रफ ई आर, आर ई आर। आर ई आर का काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। अगला प्रश्न देखते हैं। हरित लवकों में क्लोरोफिल पाया जाता है। ये जो हरित लवक होते हैं उसमें क्लोरोफिल कहाँ पे पाया जाता है? तो हरित लवक में जो क्लोरोफिल होता है वो थाइलोकाइड्स में पाया जाता है। ठीक है। कौन सा एक कोशिका झिल्ली का घटक नहीं है? इसमें से ऑप्शन में कौन सा एक कोशिका झिल्ली का घटक नहीं है? देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल तो पाया जाता है, ग्लाइकोलिपिड्स भी पाया जाएगा, फास्फोलिपिड भी पाया जाएगा। बचा जो है ये प्रोलीन, ये जो है इसका सही उत्तर है, ये कोशिका झिल्ली का घटक नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? प्रोलीन। राइबोसोम की दो उप इकाइयाँ किसके क्रांतिक आयन स्तर पर संयुक्त होती हैं? राइबोसोम जो होता है वो दो प्रकार का होता है, उसमें जो इकाइयाँ होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक 70S प्रकार का होता है और एक 80S प्रकार का होता है। जो 80S होता है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, और जो 70S होता है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है, लेकिन मुख्यतः प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। अब ये जो यूनिट्स होते हैं वो दो यूनिट से मिलकर बना होता है, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। तो ये छोटा यूनिट और बड़े यूनिट दोनों बीच में जुड़ते हैं, वो एक आयन की क्रांतिक स्तर होता है। उस आयन के क्रांतिक स्तर पर ही वो जुड़ते हैं और उससे अलग हो जाते हैं। तो उसका उत्तर है मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। ठीक है, Mn। अगला लेते हैं। उच्चतर पौधों के क्लोरोप्लास्ट में स्टोमा क्या होता है? स्ट्रोमा में क्या होता है? ठीक है, तो स्ट्रोमा में जो संबंधित होता है वो प्रकाश अनिर्भर अभिक्रिया, प्रकाश अनिर्भर अभिक्रिया एंजाइम संबंधित होता है वो। द्वार कोशिकाएं किसमें सहायक होती हैं? द्वार कोशिकाएं मतलब जो गार्ड कोशिकाएं होती हैं वो किसमें सहायता करती हैं? ऑप्शन में देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है। वाष्पोत्सर्जन, चले जाने से बचाने के लिए, संक्रमण से टक्कर लेने में, बिंदु स्राव में। तो ये जो दो ऑप्शन है वो तो गलत, उनसे कोई मतलब नहीं है। बिंदु स्राव हो सकता है या तो वाष्पोत्सर्जन हो सकता है, ठीक है, लेकिन बिंदु स्राव भी एक जैविक घटना है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो द्वार कोशिकाओं का मुख्य काम होता है वाष्पोत्सर्जन में सहायक होना, वाष्पोत्सर्जन में सहायता करता है। मध्य पटलिका मुख्यतः किसकी बनी होती है? मध्य पटलिका कोशिका भित्ति जो होती है इस प्रकार से ऐसा रहता है, और उसके बीच में एक मध्य पट्टिका पाई जाती है, ये मध्य पट्टिका है ये। तो ये जो मध्य पट्टिका होती है वो कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम पैक्टेट। और यही कैल्शियम पैक्टेट आजू बाजू की कोशिकाओं को, अगल बगल की कोशिकाओं को जोड़ के रखने में सहायता करता है। ठीक है। कौन से कोशिकांग में उसका अपना ही डीएनए होता है? तो इसमें ऑप्शन में देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम या गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, पराक्सीसोम। पराक्सीसोम और लाइसोसोम तो नहीं होगा क्योंकि वो एकल झिल्ली से बनी हुई होती हैं, और डिक्टियोसोम में भी स्वयं का डीएनए नहीं पाया जाता। बचा कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में उसका स्वयं का डीएनए पाया जाता है, इसलिए और साथ में डबल दोहरी झिल्ली से वो घिरा हुआ होता है, उसको कोशिका के अंदर की कोशिका कहा जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनने के प्रमुख स्थल कौन सा है? तो ये अभी पिछले प्रश्न में हमने बताया था कि जो गोल्गी बॉडी है या जो गोल्गी उपकरण है या जो डिक्टियोसोम है उसका मुख्य काम होता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करना। ठीक है। कोशिका के अंदर पेप्टाइड संश्लेषण होता है। अब पेप्टाइड का संबंध किससे है? याद रखिए, पेप्टाइड का मतलब होता है प्रोटीन, और प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? याद कीजिए, किसको बोलते हैं हम लोग? प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, दिख रहा है ऑप्शन में, राइबोसोम। ठीक है। जीवाणु में समीप केंद्रीय कोशिका के समान एक कोशिका घटक क्या है? तो इसका उत्तर एकदम सरल है, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है। अगले लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन कहाँ इकट्ठे होते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोटीन होता है वो उसके भीतरी झिल्ली पे इकट्ठे होते हैं। कहाँ पे इकट्ठे होते हैं? भीतरी झिल्ली पे। कौन सा एक भाग एंडोमेम्ब्रेन अंतःझिल्ली तंत्र का भाग नहीं माना जाता है? अंतःझिल्ली का भाग नहीं माना जाएगा, कौन सा एक भाग है वो? तो इसमें देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये ऑप्शन तो नहीं है। ठीक है, राजधानी भी नहीं होगा और लाइसोसोम भी नहीं होगा। बचा कौन? पराक्सीसोम। ठीक है, तो पराक्सीसोम जो है उसका सही उत्तर है। तो कौन सा एक भाग एंडोमेम्ब्रेन तंत्र का भाग नहीं माना जाएगा? पराक्सीसोम का।
राइबोसोमल आरएनए का सक्रिय रूप से संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोमल आरएनए का सक्रिय रूप से संश्लेषण कहाँ होता है, निर्माण कहाँ होता है? इसमें ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिख रहा है। लाइसोसोम, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये तो उसका अलग ही वो है, वो कोशिका को नष्ट करने का काम आता है, फेगोसाइटोसिस में काम आता है, तो वो नहीं होगा। उसके बाद देखिए राइबोसोमल आरएनए, फिर राइबोसोम दे दिया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म, ये भी नहीं होगा। अब बचा कौन? न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका, ये सही आंसर है। राइबोसोमल आरएनए का सक्रिय रूप से संश्लेषण राइबोसोमल न्यूक्लियोलस में होता है, मतलब केंद्रिका में, केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली किसमें नहीं होता? अब केंद्रक किसमें नहीं होगा? मुख्यतः जो केंद्रक होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक अस्थायी रूप से रहता है। तो इसमें देखिए कि कौन सा एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ठीक है, तो पेनिसिलिन तो नहीं होता, एग्रिकस भी नहीं होता, और वॉलवॉक्स भी नहीं होता। बचा कौन? नॉस्टॉक। तो नॉस्टॉक में केंद्रक झिल्ली नहीं होता, तो सही उत्तर है नॉस्टॉक। कौन सी एक संरचना अंगक के भीतर अंगक है ना, अंग के भीतर अंग होता है जो, तो उसमें देखिए आपको कौन सा दिख रहा है? अंग के भीतर अंग, तो पैराक्सीसोम भी नहीं होगा। और ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी नहीं होगा। मीजोसोम भी नहीं होगा। बचा कौन? राइबोसोम। तो राइबोसोम जो होता है अंग के भीतर अंग होता है वो। वसा का संश्लेषण स्थल कौन सा है? और वसा का जो संश्लेषण स्थल है, देखिए इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिख रहा है। SER मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, संलवक केंद्रक द्रव्य, और RER। अब ये जो दो ऑप्शन हैं बी और सी, ये तो नहीं होंगे। बचा कौन? SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और RER रफ। तो रफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम चिपके होते हैं, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रफ। और जहाँ राइबोसोम होगा वहाँ क्या होगा? प्रोटीन का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये तो प्रोटीन निर्माण कर लिया। अब बचा कौन? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें राइबोसोम नहीं चिपका हुआ है। तो ये जो राइबोसोम नहीं चिपका है वही क्या करेगा? वसा का संश्लेषण करता है। ठीक है, जीवाणु में सूत्रकणिका का कार्य कौन करता है? जीवाणु जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं, उसमें स्पष्ट रूप से माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम करने के लिए उसके जो जीवद्रव्य कला होता है, जीवद्रव्य कला जो होता है वो अंदर ही अंदर ऐसे सिकुड़ जाते हैं, अंतर्वलित हो जाते हैं। ठीक है, अंतर्वलित हो जाते हैं, इस प्रकार से ये अंतर्वलित हो गए। तो इसी अंतर्वलय जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मीजोसोम, या क्या बोला जाता है उसको? मध्यकाय बोला जाता है। तो ऑप्शन में देखिए मध्यकाय दिख रहे हैं ना, तो ये जो मध्यकाय है वही सूत्रकणिका का काम करते हैं। जीवद्रव्य एक कोशिका, जीवद्रव्य एक कोशिका, तो ये क्या हो जाएगा इसका उत्तर? केंद्रक रहित। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? केंद्रक रहित। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। किसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है? कौन सा जीव है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता? फिनेरिया में पाया जाता है, गलत हो गया अभी। नास्टाक में पाया जाता है, एस्परजिलस में पाया जाता है। माइकोप्लाज्मा, जिसको क्या बोलते हैं? PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसमें जो होता है, इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। मध्य पट्टिका के लिए आवश्यक तत्व, अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि ये कोशिका भित्ति है, और कोशिका भित्ति में मध्य पट्टिका पाई जाती है, और उसमें कौन सा तत्व पढ़े हम लोग? कैल्शियम पैक्टेट। तो उसमें देखिए कहीं पर ऑप्शन दिख रहा है कि कैल्शियम का, तो ये दिख गया आपको कैल्शियम। तो मध्य पटल का आवश्यक तत्व कौन सा है? कैल्शियम। कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है वो, जो कि सीमेंट की भांति होता है और अगल बगल कोशिकाओं को जोड़ने का काम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक कला संवरण कहलाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो आंतरिक कला का जो संवरण होता है वो क्रिस्टी, क्या कहलाता है? क्रिस्टी, क्रिस्टी या शिखर कहलाते हैं वो। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, तथा चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगला वीडियो आप लोगों को पता चल सके। धन्यवाद।